नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खी अखबार की और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। देखिए 8 बजने के साथ ही वक्त हो जाता है हमारे इस खास कार्यक्रम का, जिसके जरिए हम तमाम बड़ी खबरों को, चाहे वो आज की हो या फिर कल की बड़ी सुर्खियां रही हो, इन्हें बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आप सामान्य भाषा में, आसान भाषा में, चाय के लुत्फ के साथ इन खबरों को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके साथ में दीपिका। देखिए फडणवीस ही सीएम होंगे, शिंदे पर है सस्पेंस। देखिए अब ये तमाम सस्पेंस लगातार धरा रह गया। एनबीटी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने की सभी शक्तियां छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे नई सरकार में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं, इसी को लेकर आज सस्पेंस है। देखिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस बुधवार रात एक बार फिर से एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक की बातचीत भी हुई। इधर सूत्रों की माने तो फडणवीस ने शिंदे से महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने का आग्रह किया। दरअसल 24 घंटे में कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे से दूसरी बार वर्षा बंगले पर मुलाकात की गई, ताकि उन्हें नई सरकार बनाने का हिस्सा रखा जाए या वे बन सके। बिल्कुल, देखिए तो तमाम बड़े अखबारों में बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। चूंकि 23 तारीख को नतीजे आ चुके थे महाराष्ट्र चुनावों के, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है उस पर मोहर नहीं लग पा रही थी। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो चुकी है और ये तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। तो देखिए तमाम अखबारों में इस बात का जिक्र है। संशय चूंकि खत्म हो चुका है। इस बीच ये बता दें कि कार्यवाहक का सीएम शिंदे और अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। तीसरी बार तीसरी बार जो देवेंद्र फडणवीस वो ये पद संभालने जा रहे हैं। विधान भवन में हुई बैठक में आमराय से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने अजीत शिंदे के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और दावा बनाने का पेश किया। और देखिए दावा पेश करने के बाद फडणवीस, शिंदे और अजीत ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान मीडिया ने पूछा कि शिंदे और अजीत डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तब अजीत ने कहा कि कोई ले रहा है नहीं, मैं तो शपथ ले रहा हूँ। ये उन्होंने अपने अंदाज में कहा। इस पर शिंदे ने कहा कि अजीत दादा को सुबह शाम को शपथ लेने का अनुभव है, वो अक्सर शपथ जो इस तरह की ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का जिक्र अमर उजाला में किया गया है। पीएम 19 सीएम जो हैं वो डेप्यूटी सीएम जो हैं वो पहुंचेंगे। ये भी बड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि बड़ा दिन है। आज यानी कि बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे फडणवीस को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और देखिए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, 19 सीएम और डेप्यूटी सीएम यहां पर शामिल होंगे। चुनाव में महायुति गठबंधन ने 288 में से 200 सीट्स जो हैं वो हासिल की हैं। तो तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर की जा रही हैं और बस शाम तक का इंतजार, उसके बाद शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। और देखिए मोनिका, बहुत खास ये भी हो जाता है कि दूसरी बार वर्षा गए हैं फडणवीस। देखिए इससे पहले एक रात पहले यानी कि परसों वर्षा गए, कल भी वर्षा गए। अब आप समझिए, क्योंकि आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी सीएम थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था। पेच जो फंस रहा है अब वो जाके फंस रहा है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। यहाँ पर ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी था कि कहीं ना कहीं जो शिंदे थे वो ये चाहते थे कि ठीक है आप डेप्यूटी सीएम का पद देंगे, तो जैसे पहले चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था, तो गृह मंत्रालय आप हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय का पेच फंसा। बीजेपी कतई नहीं चाहती कि तमाम जो बड़े विभाग हैं वो उसके सहयोगी दलों को दी जाए। इस बीच खबर ये भी थी कि कहीं ऐसा नहीं, चूंकि जो सपोर्ट ज्यादा मिला वो कहीं ना कहीं मराठाओं का ज्यादा सपोर्ट मिला, ऐसा कहा गया। तो ये भी माना गया कि कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा मराठा या फिर ओबीसी वर्ग से हो सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि देवेंद्र फडणवीस जो लगातार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार चौथी बार मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भी माना गया था कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि ओबीसी या फिर मराठा चेहरा हो। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि एक दूसरे को मनाने की कवायद चल पड़ी है। अच्छा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि क्या गुस्से से क्या पता शिंदे इतने नाराज हैं कि वह सरकार में शामिल ही ना हो, यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि हम मंत्री कोई अपना बनाएं या फिर कोई भी विधायक हमारा मंत्री बने। यहाँ पर ये जो मुलाकात है वर्षा में, जो आधे घंटे की मुलाकात कर हुई है, इसी के मायने अब निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार शिंदे के मन में चल क्या रहा है। बिल्कुल, और देखिए गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी, ये कहा जा रहा है। कुछ आज जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे जिनके बारे में बाद में डिसीजन होगा, यानी हो सकता है अभी भी कुछ पेच अटका हुआ हो। इस बीच चूंकि देखिए एक चौतरफा दबाव बन रहा था, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में बीजेपी ने शपथ ग्रहण का ऐलान भी कर दिया था। तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं, इसलिए कम से कम ये तो तय कर लिया गया है कि कम से कम सीएम और डेप्यूटी सीएम जो है वो शपथ ले लें, और कम से कम ये जो मैसेज
मैसेज है जो कन्वे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब कुछ ठीक है महायुति गठबंधन में। उसके कवायद के मद्देनज़र आप देख सकते हैं आज जो होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर एक तरह से हम देख सकते हैं भव्य इसे बनाने की तमाम भरसक जो कोशिश है वो एनडीए की तरफ से की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे हम। स्वर्ण मंदिर परिसर में सेवा कर रहे सुखबीर बादल पर जानलेवा आतंकी हमला हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। देखिए अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, एनबीटी हो गया, तमाम जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं प्रमुखता से। यहाँ पर देखिए इस जगह इस खबर को छापा गया है। तो देखिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कल सुबह शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। आरोपी की पहचान नारायण सिंह चौरा के रूप में हुई है। नारायण सिंह चौरा आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी पिस्टल से सुखबीर बादल की जान लेने की कोशिश की थी। हालांकि तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। राहत की बात यह है कि सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह से सुरक्षित है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सियासी घमासान अब तेज होने लगा है। अच्छा, इस बीच आपको बता दें कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इसमें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर आपको बता दें मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान कह रहे हैं घटना की निंदा की। कहा कि श्री हरिमंदिर साहिब जैसे पवित्र स्थान पर ऐसे घृणित कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। हमले को नाकाम कर पुलिस ने सराहनीय काम किया है। बुधवार सुबह 9 बजे सुखबीर पहरेदारी की धार्मिक सजा के दूसरे दिन मुख्य प्रवेश द्वार पर बर्छा लेकर व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। 2 दिन से रेकी कर रहा था ये जो आतंकी है। 9:30 बजे उनके निकट पहुंचा। 10 फीट की दूरी पर अपनी डब से पिस्टल निकालकर गोली चलाने का वाला ही था कि सुखबीर की सुरक्षा में सादे कपड़ों में तैनात एएसआई जसबीर सिंह ने लपक लिया, आतंकी को पकड़ लिया। एएसआई ने पिस्टल का मुंह ऊपर कर दिया। इससे गोली प्रवेश द्वार की दीवार पर जा लगी। तब तक अन्य सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी को चारों ओर से घेर लिया था। पिस्टल छीन ली गई थी जिसका लाइसेंस भी नहीं था। फिलहाल देखिए आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई गई है और इसी के नाते वो अपनी सजा को काट रहे थे। और ये बड़ी बात है कि खालसा ग्रुप से जुड़ा हुआ था ये पूरा। और देखिए पुलिस की लापरवाही। देखिए पंजाब में कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष ने मान सरकार को फिलहाल घेरा है। किस तरीके से तमाम जो आतंकवादी संगठन है वो सक्रिय हो रहे हैं, ये विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है, लगातार आरोप खड़ा करा है। हमला हुआ या सहानुभूति लेने को कराया गया है, इसकी जांच की जाएगी, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो फिलहाल शिरोमणि अकाली दल के नेता चीमा ने पूछा क्या पुलिस अप्रिय घटना का इंतजार कर रही थी? यदि आपको इस बाबत जानकारी थी तो पहले से ही इस तरह के आरोपी को क्यों नहीं रोका गया, या फिर पहले से ही आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? यदि सुखबीर को गोली लग जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं बाकायदा पुलिस की तरफ से, मान सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चौड़ा को गिरफ्तार कर 9 mm की पिस्टल जब्त कर ली गई है। कई आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल रहा है और फुटेज से पता चला है, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उसके साथ और कौन लोग थे। परिसर में 175 से ज्यादा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात थे। जैसे कि अभी जानकारी आपके साथ साझा की, चौड़ा ने पुलिस को बताया कि सुखबीर ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को माफी दिलवाई थी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कार्रवाई की थी, इसलिए उसने कदम उठाया है। आतंकी चौड़ा की हिटलिस्ट में बादल परिवार पहले से ही था, ये भी बड़ी जानकारी बता दें। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उसकी गुनाहों की लंबी चौड़ी सूची है। हथियारों का जखीरा उसके पास से प्राप्त हो चुका है। 28 फरवरी 2013 को 2 अन्य साथियों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। तब उसके कुराली स्थित ठिकाने से हथियारों का जखीरा, गोला बारूद जो है बरामद हुआ था। 2010 में अमृतसर में आरडीएक्स लगाने की साजिश में उस पर केस दर्ज हुआ था। पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारों को बुड़ैल जेल से छुड़ाने में भी उसकी भूमिका जो है वो रही थी। 2004 में बेअंत के हत्यारे जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह और जगतार सिंह तारा जेल में सुरंग खोदकर फरार हुए थे। तरन तारण, गुरदासपुर समेत अन्य जिलों में भी चौड़ा पर गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत कई धाराओं में केस दर्ज है। 84 में पाकिस्तान गया था और वहां से हथियारों की तस्करी करता था। इस बीच ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा है कि 2009 में चौड़ा ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। तब वो गाड़ी में आरडीएक्स लेकर घूमता था और मेरे दादा पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में भी शामिल था। तो देखिए लंबी चौड़ी फहरिस्त है और उस फहरिस्त में एक नया कारनामा जो है वो जुड़ गया है, जिसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में सेवा करे सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला उसने किया। चलिए
अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं संभल की। देखिए, बिल्कुल। संभल पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। राहुल को गाजीपुर सीमा पर रोका गया है। NH9 पर इस बीच जो है लंबा जाम लगा। जनता परेशान नजर आ रही है। अब 6 को जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। अमर उजाला में नवभारत टाइम्स में खबर छापी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की संभल जाने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनके काफिले को रोक दिया था, जिसके बाद वो दिल्ली लौट आए। देखिए, 10 दिसंबर तक बाहरी लोग तो जा नहीं सकते, नो एंट्री लगी हुई है संभल में, और इस बीच राहुल गांधी के वहां जाने की कोशिश नाकाम। और देखिए तस्वीर भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के हाथ में वही संविधान की कॉपी है, पीछे लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है। अब आप समझिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वहां उनको मौजूद होना चाहिए। इस बीच जो संभल को लेकर सियासत है वो चरम पर है, चाहे वो संसद हो या फिर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो से आप देख लें। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन जाने के लिए उतारू होता है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोक लिया जाता है। फिर अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे जाना चाहते थे, उनको भी रोक लिया जाता है। लेकिन जैसे ही संभल का मामला संसद में पुरजोर तरीके से उठाया गया, अखिलेश यादव ने उठाया गया, वैसे ही उसी दिन राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि देखिए कल मैं संभल जाऊंगा, जबकि अच्छी तरीके से पता है कि 10 तारीख तक जो बाहरी लोग हैं वो संभल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके लंबे चौड़े काफिले को लेकर राहुल गांधी रवाना हो गए, आगे बढ़ गए। और इस बीच सड़कों की जो स्थिति थी ना, वो वाकई में देखने लायक थी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। यही हम आपको बता रहे हैं कि जो राजनेता होते हैं अपनी जिद के आगे किसी की चलने नहीं देते, सुनते नहीं है, लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं इसकी बानगी कल साफ तौर पर सामने आई। देखिए, आपको बता दें, 2 घंटे तक DME पर खड़ा रहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये काफिला। 5 घंटे सुबह के व्यस्त समय में जाम में तमाम लोग फंसे रहे। और देखिए, बड़ी बात यह भी है कि वहां पर जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि आप जा सकते नहीं हैं, उसके बावजूद भी जिद पर आ पड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया कि आप इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बावजूद इसके राजनीति है तो वो तो करनी होती है। तो जाहिर सी बात है, संभल का मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा है, इस पर हथौड़ा मारने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, हाथ में संविधान की प्रति लिए राहुल गांधी ने कहा, क्या यही नया भारत है? तो फिलहाल समझिए, खुद को संभल जाने से रोके जाने को राहुल गांधी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन करार दिया। हाथ में संविधान की प्रति लिए राहुल ने कहा कि संभल जाकर देखना चाहता हूं कि वहां क्या हुआ, और मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहता हूं, लेकिन सरकार ये अधिकार नहीं दे रही है। संवैधानिक अधिकार का ये हनन हो रहा है। राहुल ने आरोप लगाया संविधान को खत्म किया जा रहा है। कहा कि मैं आम्बेडकर का संविधान खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, लेकिन मैं फिर भी लड़ाई जारी रखूंगा। इधर आपको बता दें, राहुल गांधी सहित नेताओं को वापस दिल्ली भेज दिया गया। उसके जाने के बाद ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर बैरियर को हटा दिया गया, यातायात उसके बाद सुचारू हो सका है। तो संभल का एक ऐसा मुद्दा जो मोनिका हम सबने देखा कि किस तरीके से उपद्रव मचाया गया। पुलिस उस वक्त भी ये कह रही थी कि सोची समझी साजिश है, ये प्लानिंग है। और जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए, जो कारतूस बरामद हुए, उसमें ये कहीं ना कहीं गंध आ रही थी, यानी कि स्मेल जो आ रही थी वो पाकिस्तानी हाथ होना उसमें बताया गया कि जो कारतूस बरामद किए गए हैं वो पाकिस्तान आर्टिलरी के ही हैं। तो फिलहाल देखिए, सोची समझी बड़ी साजिश है। और जब राजनेताओं को बखूबी समझना चाहिए कि अभी जो माहौल गर्म है वो कम से कम माहौल तो शांत होने दिया जाए, लेकिन जिद ऐसी है कि जिद पर तमाम राजनेता अड़े हुए हैं। तो देखिए, कल राहुल गांधी ने वहां पर जाने की कोशिश की। इससे पहले आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी जाने की। 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लगातार संभल जाने पर अड़ा हुआ था। हालांकि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहाल होना चाहिए, स्थिति सामान्य होनी चाहिए, सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार वहां पर जाने पर अड़ी हुई थी। आपको याद होगा, माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में, वो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लखनऊ में नजरबंद कर दिया गया और तमाम समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को जहां थे वहीं रोक दिया गया। बरेली में, यूपी बॉर्डर पर, अलग अलग जगह पर पुलिस जो है पूरी तरह से चौकस नजर आ रही थी, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा और सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी चौकसी और इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस आप तब दिखाते
तो शायद ये हिंसा ही नहीं हो पाती। बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बाकायदा कहा गया सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि हम वहां पर जाएं, ऐसा क्या छिपाया जा रहा है। क्योंकि हम तो पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके हित की बात करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। इस बीच देखिए 2 दिसंबर तक डेट थी नो एंट्री की, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 10 दिसंबर कर दिया गया है। 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो, संभल नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात का डर है कि कहीं वहाँ की हिंसा में आग में घी डालने का काम ना हो जाए, वहाँ के लोग राजनेताओं की किसी भी तरह की बयानबाजी से प्रवोक ना हो जाएं। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ना पहुँचे। फिलहाल पुलिस वहाँ पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान मकोका में गिरफ्तार। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है, नवभारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जैसे ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले में जमानत दी है, वैसे ही ये केस सामने आ गया है। देखिए, आपको बता दें, वैसे ही पुलिस ने उन दूसरे केस में गिरफ्तार किया। दरअसल वसूली के मामले में अरेस्ट किए गए आपके विधायक को कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल का आदेश दिया। हालांकि इससे कुछ समय बाद ही मकोका मामले में पुलिस ने उन्हें जेल से ही फिर से अरेस्ट किया। ऐसे में विधायक को बाहर आने का मौका नहीं मिला। गौरतलब है कि वसूली मामले में नरेश बालियान को 30 नवंबर को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो देखिए, उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश बालियान और एक व्यवसायी से उगाही के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लंदन में छिपे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह का सदस्य होने का साक्ष्य मिलने पर क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मकोका में जांच के लिए पुलिस को 3 से 6 महीने का वक्त जो है वो डिटेल में लगता है। तब तक आरोपी को किसी भी न्यायालय से जमानत मिलने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में बालियान को लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। बालियान दिल्ली के पहले विधायक है जिन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि लंदन से ही कपिल सांगवान रंगदारी की वारदात करा रहा है। संगठित अपराध करने के कारण कुछ साल पहले पूरे गिरोह पर मकोका लगाया गया था। पिछले साल सांगवान और बालियान के बीच 40 बार बातचीत हुई है। सांगवान ने गुरवंत पंत समेत कई अन्य लोगों का नाम बताते हुए बालियान से कहा था कि वो उन लोगों से पैसे दिलवा दे, जिस पर बालियान ने हामी भरी। पुलिस का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि उत्तम नगर में 1600 गज की प्रॉपर्टी पर सांगवान के जरिए बालियान ने कब्जा कर रखा है। प्रॉपर्टी की कीमत का जिक्र अगर करें तो 50 करोड़ रुपए, जबकि महज 20 से 30 लाख रुपए देकर इस पर कब्जा है। क्राइम ब्रांच इसकी भी जांच करेगा। सांगवान बालियान के बीच बातचीत के 4-5 ऑडियो क्लिप्स हैं जिनमें पैसों के लेन देन को लेकर लंबी बातचीत हुई है। बहरहाल अब ये जांच का मसला है और इस पर जांच होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखिए मकोका के तहत गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अब आप ये समझिए, चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो हो सकता है कि विपक्ष इस मामले को भी पुरजोर तरीके से उठाए और सवालों के घेरे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के क्यों बार बार आम आदमी पार्टी के नेता विधायक जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों में, आपराधिक मामलों में लिप्त नजर आते हैं, जबकि वो पार्टी जो इसी आधार पर सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, अपराध को खत्म करेगी। देखिए, जाहिर सी बात है। देखिए, इससे पहले अदालत की बालियान जमानत अर्जी पर दलील सुनी गई। इस बीच विधायक के वकील ने कहा, अगर पुलिस जांच में लापरवाही बरती गई तो ईश्वर ही हमारे देश की रक्षा करे। चुनाव नजदीक है और वे अचानक से जागे हुए हैं। उनके पास नया कुछ भी नहीं है और ये क्लिप उनके पास 1.5 साल से थी, तब क्यों सामने नहीं आए? धारा 41A का अनुपालन किए बिना उन्होंने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दावा किया कि ये राजनीतिक स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बालियान के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ जांच एजेंसी के पास कोई मामला नहीं है। नोटिस न देना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। दिल्ली पुलिस को यह भी नहीं पता कि ऑडियो क्लिप असली है या फिर नकली। तो फिलहाल देखिए, जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। नए साल में जनवरी में चुनाव होना है और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपनी अपनी गोटियां जो हैं वो फिट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल बालियान को जमानत दे दी गई है, लेकिन राहत नहीं मिली है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। धनखड़ बोले हैं, घड़ियाली आंसू से किसानों का भला नहीं होगा।
विपक्ष ने किया वॉकआउट। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा किए जाने पर सदन के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ विपक्षी दलों पर भड़क गए। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी करने पर धनखड़ ने कहा कि विपक्षी सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। कहा कि मगरमच्छ के आंसू से किसानों का हित नहीं होगा। हंगामा कर रहे सांसदों की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा कि नारेबाजी, घड़ियाली आंसू बहानों से किसानों का हित नहीं होने वाला। नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से उन्होंने कहा कि आप केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप समाधान नहीं चाहते। किसान आपकी आखिरी प्राथमिकता है क्या? सभापति ने कहा कि पिछले सप्ताह सदन में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया। अफसोस ये है कि उस दौरान एक भी नोटिस किसानों के मुद्दे पर था ही नहीं। यानी कि आपकी मंशा तो किसानों से बातचीत करने की नहीं है, उनका दुख सुनने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको राजनीति करने से मतलब है। देखिए, आपको बता दें कि धनखड़ ने साफ तौर पर न सिर्फ विपक्ष को घेरा था, बल्कि आपको याद होगा कि यहाँ पर किसान जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी कड़ी फटकार लगाई थी। कड़ी फटकार लगाते हुए धनखड़ ने उनसे भी सवाल पूछा गया कि आपके पास किसानों के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है क्या? तो देखिए, आप ये धनखड़ की तस्वीर के साथ हेडलाइन दे रहे हुए देख रहे हैं। विपक्ष के हंगामे पर भड़के हैं धनखड़। किसानों के मसले पर एक भी नोटिस नहीं, घड़ियाली आंसू बंद कीजिए, निशाना साधा है। देखिए, राज्यसभा सभापति बोले हैं कि कांग्रेस की आखिरी प्राथमिकता है किसान, वो समाधान नहीं चाहते। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा किए जाने पर सभापति भड़क गए और किसानों के मसले पर जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तब उन्होंने कहा कि नारेबाजी, घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों का फायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आम आदमी, आप समाधान नहीं चाहते हैं, किसान आपकी आखिरी प्रायोरिटी है। धनखड़ ने कहा कि पिछले हफ्ते हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया है। संसद के दोनों सदन जो है हम अगर देखें तो वो बार बार स्थगित हुए हैं और अफसोस ये कि एक भी नोटिस किसानों के मसले पर तो आपने नहीं दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मिनिमम मूल्य की गारंटी को लेकर नियम 267 के तहत बुधवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसको सभापति ने अस्वीकार कर दिया है। इस दौरान इस पर कांग्रेस ने हंगामा किया। इस दौरान जयराम रमेश ने सभापति की ओर से कपास के कार्यक्रम में किसानों को लेकर दिए गए भाषण का जिक्र किया और कहा कि वो वही कह रहे हैं जो कांग्रेस पिछले 10 साल से कह रही है। इस पर सभापति भड़क गए और कहा कि किसानों की समस्या का समाधान घड़ियाली आंसुओं को बहाने से नहीं होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। बहरहाल विपक्ष ने इस मामले पर अब हंगामा तो शुरू किया है, लेकिन धनखड़ का कहना है कि अगर इतनी ही आपको लगता है कि प्रायोरिटी वाली बात है तो आप इस मसले पर पहले ही नोटिस देते। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, आपके साथ मैं हूं मोनिका और यह दीपिका। और चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। महापंचायत में विरोध के बाद 123 किसान रिहा, धरने पर फैसला होगा आज। और देखिए, तमाम अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। अमर उजाला में इसका जिक्र हुआ है। दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद कल ग्रेटर नोएडा में वेस्ट यूपी के 10 से ज्यादा जिलों के किसान जुटे हैं। उनके समर्थन में वकीलों ने भी हड़ताल कर दी है और जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग रखी गई है। महापंचायत में शामिल होने आ रहे राकेश टिकैत को अलीगढ़ में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद ग्रेनो में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। 5 से ज्यादा बारही अधिकारियों से बातचीत के बाद शाम तकरीबन 4 बजे जेल में बंद 123 किसानों को रिहा कर दिया गया। तो देखिए, किसानों का जो मसला है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इससे पहले देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले संसद का भी जिक्र किया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मामला जो है, चूंकि देखिए दिल्ली कूच की बात ये किसान कर रहे थे, अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। और अगर हम देखें तो कल ग्रेटर नोएडा में वेस्ट यूपी के 10 से ज्यादा जिलों के किसान जुटे हैं। उनके समर्थन में वकीलों ने भी हड़ताल की। तो मामला कितना बड़ा हुआ आप समझ सकते हैं। जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग की गई। किसान लगातार मांगे रख रहे हैं। मिनिमम गारंटी की मांग वो लगातार करें। इसके साथ साथ अगर देखें कि पिछले आंदोलन जो हुए किसान के, उनमें जो हिंसा हुई और जो किसान मारे गए हैं, उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है।
साथ साथ उनके परिवार के लिए सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, पेंशन की मांग लगातार ये किसान कर रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे भी रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। और इससे पहले भी हमने देखा कई दफ़ा जब बातचीत हुई है सरकार के बीच और किसानों के बीच, तो किसानों का कहना है कि हर बार ये बातचीत जो है विफल रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें सिर्फ कहीं ना कहीं घुमाने फिराने का काम किया है, उनका बेवकूफ़ बनाया है और हल किसी भी तरह से इस बातचीत का नहीं निकला है। और एक बार फिर से वही कोशिश किसान कर रहे हैं। अब देखिए मामला इसलिए भी ये गंभीर हो जाता है क्योंकि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और जाहिर तौर पर उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि विपक्ष उनके इस मसले को संसद में उठाएगा और सरकार के लिए कहीं ना कहीं दोहरी दिक्कत जो है इस वजह से पैदा होगी। और ये देखने को मिल भी रहा है, विपक्ष ने इस मामले को संसद में उठाने की बात भी कही है, जिस पर अभी जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर इतनी ही ज़्यादा आपको इस बात की परवाह होती या फिर किसानों की परवाह होती तो आप पहले ही नोटिस देते, इस मसले पर बातचीत करते, लेकिन पिछला पूरा हफ्ता आपने बर्बाद कर दिया है। बहरहाल देखिए किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो संसद का घेराव करेंगे और अपनी बातों को लेकर काफ़ी गंभीर जो है किसान नजर आ रहे हैं। हमने कल देखा राकेश के टिकैत को भी किसान नेता है, किस तरह से वो भी इस मामले को लेकर गंभीर जो है वो नजर आए। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम जो किसान हैं लगातार इससे पहले 1 साल पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए थे। यदि हम देखिए पूरा मसला आप समझिए, चूँकि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में और यमुना विकास प्राधिकरण में पूरे मामले पर लेकर अड़े हुए थे। इस बीच आपको बता दें कि जब वार्ता वहाँ से विफल हुई, इसके बाद संसद को घेरने का ऐलान किया गया और उसके बाद तमाम किसानों को बॉर्डर्स पर ही रोक लिया गया था। इसके बाद कल महापंचायत का आयोजन किया गया था किसानों की ओर से और उसमें यह फैसला लिया गया कि अब किसान जो हैं वो पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो फिलहाल देखिए सरकार की कमेटियों पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है, ये किसान साफ तौर पर कह रहे हैं। आज फिर किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता संभव है। तो देखिए आपको बता दें किसान रिहा हुए हैं, धरने के लगातार अड़े हुए हैं। 16 घंटे के बाद रिहा होकर किसान नेता 0 पॉइंट पहुंचे तो किसानों ने उनका स्वागत किया। 11 बजे तक किसान संगठनों के सैकड़ों किसान महापंचायत यानी कि कल इकट्ठा हो गए थे। 123 किसान नेताओं समेत किसानों को जेल तब भेजा गया था, तभी किसान और भड़क गए थे कि हमारे नेताओं को भी जेल में आपने डाल दिया है, बंद कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें एक मत हो न ले सके निर्णय, तो नेताओं के जेल में बंद होने के कारण महापंचायत में शामिल संगठन के अन्य नेताओं पर राजनीति तय करने का फैसला छोड़ा गया, लेकिन नेता एक मत होकर कोई निर्णय नहीं ले सके। तो नेता भी महापंचायत में पहुंचे जरूर थे, लेकिन कोई इसमें बात नहीं बन पाई। किसानों की महापंचायत में बुधवार को कांग्रेस के अलावा सपा के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी भी पहुंचे थे, लेकिन किसानों के मंच पर जगह उनको नहीं दी गई थी। देखिए अब ये बड़ी बात है, समझिए किसानों को समर्थन देने कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौतम अवाना, महासचिव नीरज लोहिया समेत कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जगह मंच पर नहीं दी गई। राकेश टिकैत को रोका गया था। देखिए नोएडा में किसानों की महापंचायत में शामिल होने जा रहे भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत को बुधवार को ही प्रशासन ने टप्पल में रोक लिया और टिकैत को मौका लगते ही हाईवे पर पहुंचकर कैंटर में बैठ गए। पुलिस राकेश टिकैत को टप्पल ले आई, इससे किसानों में और आक्रोश तब फैल गया। बड़ी संख्या में किसान थाने पहुंचे, प्रदर्शन किया। टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों को संबोधित भी किया। फिलहाल देखिए आपको बता दें महापंचायत में 2 टूक कह दिया गया कि अब उन्हें किसी कमेटी पर भरोसा नहीं है। कोई भी कमेटी का आप गठन क्यों ना करें, लेकिन उस कमेटी पर किसान भरोसा अपना जाहिर नहीं कर रहे। इस बीच मुख्य सचिव से वार्ता करने की बात कही गई। किसानों को जेल भेजा गया था और जो फैसला हो चुका है सरकार उसे लागू करे, उसमें देरी क्यों की जा रही है। सरकार से यही किसान बार बार पहुंच रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बुधवार को 0 पॉइंट में धरना दिया गया। अब आगे जो किसानों ने प्लानिंग की है वो ये है कि पैदल ही दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। अब देखते हैं सरकार इन तमाम मसलों से कैसे निपट पाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, ये स्नेह मिलन कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का
आयोजन किया और गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जहां सभी ने उनका स्वागत किया। CR पाटिल ने अपने पत्नी समेत परिवार समेत प्रधानमंत्री को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उनकी पत्नी ने पीएम मोदी को मां गंगा की मूर्ति भेंट की। इस डिनर आयोजन में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। साथ ही एनडीए के फ्लोर लीडर्स, केंद्रीय मंत्री, गुजरात बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। पीएम ने यहां मौजूद सभी लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। फिलहाल तस्वीर देखिए, तस्वीर बेहद खास है। यहाँ पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, डिनर पार्टी भी हुई है और इस बीच किस तरीके से तमाम लोग मौजूद थे, अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने, उनकी पत्नी CR पाटिल ने भी उनका बहुत स्वागत किया था, गुलदस्ता भेंट किया। देखिए, ये एक शिष्टाचार मुलाकात भी होती है जिसके जरिए आप समझ पाते हैं केंद्र की नीतियों को भी, अपनी बातों को भी पहुंचा पाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सभी की मंशा होती है और ये तस्वीरें इस बात को जाहिर भी करती हुई नजर आ रही हैं। सभी का जेस्चर आप देख पाएंगे और तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। देखिए, तस्वीर लगातार आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और अखबार मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये तस्वीर किस तरह से छपी हुई है और नीचे क्या लिखा हुआ है वो आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पर आयोजित स्नेह मिलन रात्रि भोज में हिस्सा लिया। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, तो देखिए, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जो हैं वो पहुंचे और विदेश मंत्री अजय शंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में गुजरात के सभी सांसद, विधायक और एनडीए नेता जो हैं मौजूद रहे। तो ये एक स्नेह मिलन कार्यक्रम था और आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उसके इतर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर तमाम एनडीए के नेता भी मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और जो तमाम, अगर हम देखें, केंद्रीय कैबिनेट के जो बड़े मंत्री हैं वो सभी इसका हिस्सा बने, सभी ने इसमें हिस्सा लिया। तो तस्वीर यहाँ पर क्लिक हुई है बाकायदा और स्नेह मिलन कार्यक्रम इसे बोला गया है, यानी कि ये बताया गया कि कहीं ना कहीं कामकाज के इतर इस तरह से एक मुलाकात करना आपस में, एक कहीं ना कहीं हम कहें कि वो जो एक ऑफिशियल चीज़ों से हटकर एक ये मीटिंग रही जिसमें तमाम एनडीए के नेता जो हैं मौजूद रहे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि हर जगह इस वक्त छाई हुई है, यानी कि बात कर लेते हैं संभल हिंसा की। संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलाने वाले जेलर और डिप्टी जेलर निलंबित हो गए हैं। बड़ा अपडेट है जो कि आपको बता रहे हैं। देखिए, संभल का मसला संसद में भी छाया हुआ है। संभल हिंसा के बीच समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुरादाबाद की जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुरादाबाद जेल प्रशासन पर योगी सरकार की गाज गिर गई। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर PP सिंह और डिप्टी जेलर को विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है, चिट्ठी लिखी गई है। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी नेताओं की मुलाकात मामले में कार्रवाई की गई है। इसके तहत मुरादाबाद के जेलर PP सिंह और डिप्टी जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जेल में आरोपियों से मुलाकात की थी और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की थी। तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि राहुल गांधी भी कल जाने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता भी जाना चाह रहे थे, संभल नहीं जाने दिया गया। लेकिन संभल हिंसा के जो आरोपी हैं उनसे समाजवादी पार्टी के नेता मिले, तो जो मिलवाने वाले जेलर और डिप्टी जेलर है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यूपी सरकार की कार्रवाई उनके खिलाफ देखने को मिली है। जाहिर है, जब प्रशासन आपको वहां पर जाने नहीं दे रहा, बाकायदा नो एंट्री है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थिति को सामान्य करना है, ऐसे में अगर प्रशासन के ही कुछ लोग उसके इतर जाकर कदम उठाएंगे तो जाहिर है गाज तो गिरेगी ही। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही
क्लियर कर दिया था, अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकारियों पे गाज गिरने का मतलब आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी पर गाज गिर रही है। इसका मतलब ये कि प्रशासन कितना इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है। तो बता दें आपको, शासन ने संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में सपा नेताओं की मुलाकात कराने पर जेलर डेप्यूटी जेलर को निलंबित कर दिया है। वहीं लापरवाही के आरोप में जेल अधीक्षक पीपी सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और इसके अलावा सूत्र जो बता रहे हैं वो भी जान लीजिए। डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव, डेप्यूटी जेलर प्रवीण सिंह को निलंबित किया। सपा विधायक नवाब जान, चौधरी समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ कई स्थानीय सपा नेता आरोपियों से जेल में मिले थे। आरोप है वे बिना पर्ची लगाए उनसे मिले थे और इनकी शिकायत के बाद शासन ने तुरंत इन पे एक्शन लिया। डीजी जेल ने डीआईजी जेल कुंतल किशोर को जांच के निर्देश दिए। जांच में आरोपी सही पाए गए थे। मुरादाबाद में जेल में तैनात अफसरों पर यह बड़ी अहम कार्रवाई हुई। 2 दिसंबर को सपा नेताओं ने आरोपियों से मुलाकात की थी। तो फिलहाल आपको लगातार यही बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि अराजकता किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो, उन पर गाज जरूर गिरेगी। और ये नज़ीर उन्होंने एक बार जरूर पेश की। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। प्रपोर्शन सिस्टम की बात की जाएगी तो देखिए, खराबी के चलते प्रोबा 3 सोलर मिशन टल गया है। गड़बड़ी को ठीक करने में तमाम वैज्ञानिक जुट गए। आज शाम लगभग 4:12 वापस से लॉन्च किया जाएगा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 सोलर मिशन की लॉन्चिंग को तकनीकी खराबी के चलते टाला। कल शाम 4:08 पर प्रोबा 3 मिशन को PSLV C59 से लॉन्च किया जाना था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के महानिदेशक जोसेफ इशबैको ने कहा कि गड़बड़ी कोरोग्राफर सैटेलाइट के प्रणोदय यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम में हुई है। ये उपग्रह के कक्षा का नियंत्रण का हिस्सा है। इसका सीधे इस्तेमाल अंतरिक्ष ऑर्बिटिंग और दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। इसे बृहस्पतिवार को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:12 फिर से लॉन्च किया जाएगा। देखिए, इसरो ने सोशल मीडिया के तहत भी ये जानकारी जो है साझा की है और अखबार भी आपको दिखा रहे हैं। अमर उजाला में बाकायदा हेडलाइन है, propulsion सिस्टम में खराबी के चलते प्रोबा 3 सोलर मिशन टाला गया है। गड़बड़ी को ठीक करने में तमाम कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक जुटे हुए हैं और आज शाम 4:12 पर इसका लॉन्च किया जाएगा। देखिए खर्चा कितना आया है, 1778 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है। और इसका मिशन क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, सूर्य के कोरोना का करेगा अध्ययन। प्रोबा 3 मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूर्य के अंदरूनी और बाहरी कोरोना के बीच बने काले घेरे का अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे। सूर्य के कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। किसी उपकरण की मदद से इसका अध्ययन करना मुमकिन नहीं होता है। प्रोबा 3 के 2 सैटेलाइट कोरोनाग्राफ जो कि 310 किलो का है और ऑकल्चर 240 किलो का है, मिलकर सूर्य ग्रहण की नकल बनाएंगे। इससे सूर्य से निकलने वाली तीव्र रोशनी को रोका जा सकेगा और ऐसा करने से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा। वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि आखिर सूरज के कोरोना का तापमान उसकी सतह से इतना अधिक क्यों होता है। इसके लिए ये जो है, अगर हम देखें ये मिशन होगा तो 44.5 मीटर लंबा रॉकेट है। तकरीबन 18 मिनट के सफर के बाद प्रोबा 3 उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित करेगा। प्रोबा 3 में लगे दोनों उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और सूरज के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए 1 मिलीमीटर तक सटीक संरचना बनाए रखेंगे। दोनों उपग्रह पृथ्वी को अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। पृथ्वी से इनकी सबसे ज्यादा दूरी 60,530 किलोमीटर और सबसे कम दूरी लगभग 600 किलोमीटर होगी। इस कक्षा में दोनों उपग्रह एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी रखने में सक्षम होंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे। अब चूंकि देखिए खराबी सिस्टम में आ गई थी, इसलिए इसे टाल दिया गया और इस पर लगातार काम चल रहा है। मिशन को PSLV C59 से लॉन्च किया जाना था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के महानिदेशक ने बताया कि गड़बड़ी कोरोनाग्राफ सैटेलाइट के प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम में हुई है। ये उपग्रह की कक्षा नियंत्रण का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में ऑर्बिटिंग और दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इसको ठीक करने में लगे हुए हैं और आज
थर्सडे को शाम 4:12 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो सूर्य की कोरोना का रिसर्च जो है इसके तहत किया जाएगा और सूरज की गर्मी के बारे में इसे लेकर जो है रिसर्च की जाएगी और उसके बाद ये जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चीन पर जयशंकर का स्टेटमेंट सामने आया। सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर चीन के साथ चर्चा होगी, ये कहा है उन्होंने। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कल भारत चीन संबंधों को लेकर एक स्टेटमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए अपेक्षित है और जरूरी भी है। देखिए इस खबर को जगह दी गई है, देखिए इस जगह पर। और इस बीच आपको बता दें सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर चीन के साथ चर्चा होगी और देखिए कल इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठाया गया था। कहा सीमा पर शांति स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैनिकों की वापसी के बाद शेष मुद्दों के संबंध में चर्चा की जाएगी, जो कि एक हेल्दी वे में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और सवाल पूछने की अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने तब वॉकआउट भी कर दिया था, ये भी आपको बता दें। हालांकि ये खबर इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष लगातार चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहता है। तो फिलहाल देखिए एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, जरा और भी जानिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को भारत चीन संबंधों पर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए अपेक्षित और महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन और तनाव पर चर्चा जरूर करेंगे, जो लाजमी भी है। राज्यसभा में जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर बयान भी दिया। कहा कि पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की वापसी का काम संपन्न हो चुका है। देपसांग हो गया, डेमचोक हो गया, ये काम पूरी तरीके से संपन्न होना अब बाकी है। आधी जगह हो गया है, आधी जगह बाकी रह गया है। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में ऐसा बयान दिया गया था। जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष चीन के मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन किस तरीके से ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया, चाहे वो चीन की ओर से हो, भारत की ओर से हो, या फिर आपसी बातचीत के जरिए सभी की जो सीमा है वहाँ से हटा ली गई है, जो ज़रूरी सैनिक है वहीं वहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि आगे हम कह सकते हैं कि बातचीत के जरिए तमाम रास्ते खुल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर भी है और बहुत अच्छी बात भी। बिल्कुल, राज्यसभा में इसे लेकर स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, कहा कि भारत का जो रुख है वो तो बहुत ही स्पष्ट है और इस पर बातचीत होनी चाहिए, यानी कि यथास्थिति जो है यहाँ पर बननी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बात कश्मीर की कर लेते हैं। तो पुंछ में आतंकियों ने सैन्य चौकी पर 2 ग्रेनेड दागे हैं और तलाशी अभियान शुरू हो गया है। तो फिलहाल देखिए लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार तड़के आतंकवादियों ने एक सैन्य चौकी पर 2 ग्रेनेड दागे। इनमें से केवल एक में विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने जानकारी दी, बताया कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। उनके अनुसार सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि सुरनकोट क्षेत्र में एक सैन्य शिविर के पीछे सैन्य चौकी पर आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड दागे, जिनमें से एक फटा। बाद में एक की तलाशी ली। अभियान के दौरान विशेषज्ञों ने दूसरे ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने बताया कि फटे हुए ग्रेनेड का सेफ्टी पिन सैन्य शिविर की 4 दीवारी के पास मिला। अधिकारियों के मुताबिक हमले के बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सेना और पुलिस ने इलाके में सघन तलाश अभियान शुरू किया है। तो देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई। हालांकि नवभारत टाइम्स में जैसे कि पहले हमने जिक्र किया उसमें भी इसे छापा गया है। ये आप हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आप एक कटिंग देख रहे हैं। ये देखिए, पुंछ में आतंकियों ने सैन्य चौकी पर दागे हैं 2 ग्रेनेड, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। देर रात हमला किया है कि ग्रेनेड फटा है, नुकसान नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहे हैं। देखिए, त्राल में नमाज पढ़कर लौट रहे सैन्यकर्मी पर हमला हुआ है। दक्षिण कश्मीर के त्राल पुलवामा में अवकाश पर घर आए एक सैन्यकर्मी पर आतंकियों ने गोली दागकर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सैन्यकर्मी नमाज अदा करके घर लौट रहा था। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। सेना की 29 आर से संबंधित टेरिटोरियल आर्मी का जवान दिलेर मुश्ताक कुछ दिन पहले अवकाश पर त्राल के सोफी कुंड में अपने घर आया था और कल शाम 6:30 बजे अपने घर के पास खड़ा था। कुछ लोगों के मुताबिक वो पास की मस्जिद में नमाज अदा करके लौट रहा था।
अचानक आतंकियों ने उसका रास्ता रोककर उसे अगवा करने की कोशिश की। उसने आतंकी उससे खुद को बचाने की कोशिश की, भागा। आतंकियों ने गोली चला दी, गोली उसके पैर में लगी है, वो गिर गया, जिसके बाद आतंकी फरार हो गए। लेकिन देखिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। लेकिन जाहिर तौर पर जो पूरा इलाका है वहां पर दहशत फैल जाती है जब इस तरह की वारदात होती है। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए एक और अहम चीज है जिसका तारुफ आपसे है और वो है पोल्यूशन। जाहिर सी बात है इस वक्त थोड़ी राहत हम कह सकते हैं मोनिका मिली हुई है। दिल्ली में प्रदूषण का येलो अलर्ट जारी हो गया है। 178 अब AQI पहुंच गया है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड की बजाय लोगों को धुंध, कोहरा, प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आने वाले 2 दिन के बाद मौसम करवट जरूर लेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में दिन के वक्त लोगों को फिर से गर्मी का एहसास है, जबकि रात, शाम और सुबह ठंड का एहसास है। हालांकि दिल्ली में एक बार फिर से घना कोहरा दस्तक देने वाला है। ऐसे में दिल्ली मौसम केंद्र ने 28 और 29 नवंबर को येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है और तापमान 10 से 26 डिग्री तक सेल्सियस रह सकता है। देखिए मौसम विभाग कह रहे हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत में तापमान गिरने, ठंड बढ़ने की संभावना है। अब मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात 21 नवंबर को दर्ज की गई थी, जबकि तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फिलहाल देखिए लगातार किस तरीके से येलो अलर्ट अब जारी कर दिया गया है और ये बड़ी बात है। और बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे दीपिका उससे पहले कि अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुरुषों को पीरियड्स होते तो स्थिति शायद समझ पाते। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है और इसके अलावा और भी कई अखबारों में जिक्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिला सिविल जजेस की सेवाएं कल महिला सिविल जजेस की सेवाएं समाप्त करने और उन्हें बहाल करने से इनकार करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो वो समझ पाते। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब न्यायाधीश मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हों तो मामलों के निपटान की दर कोई पैमाना नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी यही मानदंड होने चाहिए। देखिए वाकई में बहुत बड़ी खबर है और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि सोच को बदलने वाली खबर भी है कि आप अपनी सोच को बदलें, आप समझें महिलाओं की उस स्थिति को जिस वक्त वो उस दौर से गुजरती हैं। पिछले साल 6 जजों को सस्पेंड भी किया गया था। ये बता दें आपको कि गर्भपात की स्थिति पर विचार बिना बर्खास्तगी नाराजगी जाहिर की गई। फिलहाल पुरुषों को माहवारी होती तो स्थिति को बखूबी वो समझ पाते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की महिला जजों को उनके गर्भपात की स्थिति पर विचार किए बिना टर्मिनेट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि काश पुरुषों को भी पीरियड्स होते, माहवारी होती, ये स्थिति वे तब समझ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तय मापदंडों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि गर्भपात की वजह से महिला जज ने जिन मानसिक और शारीरिक परेशानी को झेला, हाई कोर्ट ने उसे ध्यान में नहीं रखा, संज्ञान में नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BV नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सिविल जज को टर्मिनेट करने के मापदंड के बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को स्पष्टीकरण देने को कहा है। बिल्कुल, तो ये एक अहम जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जिस पर फटकार लगाई है और कहा है कि मेल्स भी कहीं ना कहते हैं सेंसिटिव बने और इन तमाम बातों को कंसिडर करें। बहरहाल आज के शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।